हाय फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी 25 एग्जाम के लिए जो आपका आरटीपीसी इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो जो जीएसटी से रिलेटेड आपके जो केस सिनेरियो है वो मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इनकम टैक्स का केस सिनेरियो। अब डिस्कस करने जा रहा हूं जीएसटी का केस सिनेरियो। बहुत अच्छा और बहुत सीधा सिंपल केस सिनेरियो है। तो ये जनवरी 25 एग्जामिनेशन के लिए है। किसके लिए है? जनवरी 25 एग्जामिनेशन के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि जो आपके जनवरी 25 के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो 23 ही रहेगा, और जो आपके अमेंडमेंट्स आए हैं तो वो अपन बात करें सर्कुलर और नोटिफिकेशन जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स की जो एप्लीकेबिलिटी रहेगी स्टूडेंट, वो रहेगी आपके यहां पर अप टू 30 जून 2024। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जून आपके 30 जून 2024 तक के आपके अमेंडमेंट्स को ही आपको ध्यान में रखना होगा। तो रेट वगैरह हमेशा क्वेश्चंस में दी रहेगी, उन्हीं के साथ इस पर वर्किंग करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहां पर केस सिनेरियो। अच्छा, केस सिनेरियो बहुत सीधा सिंपल केस सिनेरियो, आप देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो इसके रिक्वायर्ड आइटम्स क्या क्या हैं, वो अपन बात करते हैं। 1 to 5 क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहले तो आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। किसकी बात कर रहा है? इन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट of company VCPL in relation to its operation to commence in the state of गुजरात। जब वो ऑपरेशन कमेंस करेगा इन गुजरात, वो अपन को देखना है। एक क्वेश्चन तो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है, अपन देखेंगे अभी, या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कब लेना है। दूसरा अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा सही है? ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न by VCPL. VCPL is required to levy GST on rental charges. रेंटल चार्जेस के ऊपर तो आपके आरसीएम भी होता है, फॉरवर्ड चार्ज भी होता है, बहुत सारी कंडीशंस है। मैंने आपको डिफरेंट क्लास के अंदर करा रखे हैं, आप उनको देखोगे सभी को समझ में आएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, देखो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं मानी जाती। सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं होना चाहिए। रिफंडेबल पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता। VCPL इज फॉर एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सेंट, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात ऑफिस। तो दिस आर कवर्ड इन शेड्यूल 1, कंसिडरेशन तो नहीं होगा, लेकिन शेड्यूल 1 में कवर हो गया दिस कॉल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, और उससे अपन सप्लाई मानते हैं, जीएसटी पे करना होता है, जीएसटी पे करना होता है, तो उसको कंसीडर करेंगे। अब देखो अपन ये चीजों को अपन देख लिया, अब अपन एक एक पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चंस के पे। विंटेज सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड VCPL इज लीडिंग चेन मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन इन द several स्टेट अक्रॉस द इंडिया। The company has its corporate office in Mumbai. Corporate office in Mumbai, महाराष्ट्र में है। It's registered under the GST in multiple states. Registered है GST में multiple states, including Maharashtra. The company offers movie ticket, food, beverages, and other entertainment-related service. The turnover of the company in the preceding financial year, as per the ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 175 करोड़। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अपन बात कर रहे हैं, जो कि कितना रहा है 175 करोड़। द कंपनी क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ टिल जून इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। कोई दिक्कत नहीं, जून तक ही उसने क्रॉस कर दिया, बहुत अच्छी बात है।
तो ये क्रॉस कर चुका है जून तक ही 35 lakhs को इन जून करंट ईयर। इन जुलाई VCPL ओपन ए न्यू मल्टीप्लेक्स इन गुजरात। खुद महाराष्ट्र की बात कर रहा है, अब गुजरात में ओपन कर रहे हैं ओपन ए न्यू मल्टीप्लेक्स इन गुजरात में ओपन करेगा। तो पहले से लिमिट क्रॉस कर रखे तो इसे तो इमीडिएटली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए अप्लाई करना होगा विद इन द 30 डेज के अंदर, क्योंकि ये लिमिट तो क्रॉस कर चुका है आपके। देखो जब आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो अब मैंने कहा किसी भी स्टेट में आप नया बिजनेस ओपन करोगे, ब्रांच ऑफिस खोलोगे, तो उस सेम पैन नंबर में तो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, गुजरात का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा। और आप लिमिट क्रॉस कर चुके हो तो आपको इमीडिएटली क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। ये चीज कह रहा है। अब ये कह रहा है वेयर इन द कॉमर्शियल ऑपरेशन विल कमेंस फ्रॉम अगस्त 1, तो यानी आप अगस्त 1 से कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा। ड्यू टू द ऑपरेशन इन मल्टीपल स्टेट द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑपरेशन आर हैंडल्ड बाय ए सेंट्रलाइज्ड टीम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड टीम। At the corporate office, the same team is also responsible for filing the GST return. जितने GST नंबर होते हैं उनके सेपरेट रिटर्न फाइल होती है, जितने भी GST रिटर्न होते हैं, देखो क्वेश्चन पूछा था, तो आपकी सेपरेट रिटर्न फाइल कर देगी ऑल GST रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। चाहे वो सेंट्रलाइज्ड बुक्स मेंटेन करा हो, लेकिन महाराष्ट्र का GST नंबर अलग है तो महाराष्ट्र के लग जाएगी, गुजरात का GST नंबर अलग गया तो गुजरात की GST की रिटर्न सेपरेटली जाएगी, सेपरेट फाइल करनी होगी, सेपरेट आपको फाइल करनी होगी। Company is also engaged in leasing of space of independent vendors in the food court against the rental charges of purchase or increase the source of revenue. इसको अपन छोड़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपके आ रहा है, which of the following statement is correct under the GST law in relation to the registration required of the company VCPL in the relation to its operation to be commenced in a state of Gujarat। तो सीधी सी बात है, अपन देखते हैं VCL इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक GST रजिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात, गलत है, लेना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड बोलते ही गलत हो गया। VCL इज रिक्वायर्ड टू टेक GST रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है, इन गुजरात व्हाइल कमिंसिंग द बिजनेस इन गुजरात एज एग्रीगेट टर्नओवर VCPL इज ऑलरेडी एक्सीडिंग 20 lakhs इन द करंट फाइनेंशियल, ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। VCL is allowed to add Gujarat multiplex as a additional place. No, additional place सेम उसमें होता है स्टेट में, तो additional place सेम स्टेट में होता है, नहीं होगा। VCL is required to take GST registration only from next financial year. No, 30 days में अप्लाई करना होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल होते हैं, ये भी गलत है। तो 3 गलत है, तो ये सही है गया, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपका निकल गया। और जितने भी GST नंबर होते हैं उनकी सेपरेट आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। महाराष्ट्र का GST नंबर अलग है, गुजरात का GST नंबर अलग है, तो जितने GST नंबर है सबका सेपरेट आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ द रिटर्न VCPL? तो VCPL इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए सिंगल कंसोलिडेटेड रिटर्न, सिंगल कंसोलिडेटेड GST रिटर्न, नो, गलत। VCL required to file separate GST return, बिल्कुल करेक्ट है, सेपरेट फाइल करनी होगी फॉर ईच स्टेट विच इज रजिस्टर्ड, यस बिल्कुल करेक्ट है जी। VCPL required to file return only for the Maharashtra state where its corporate office is located, where is corporate office is located, ना सेंट्रलाइज हो उससे कोई मतलब नहीं है, गलत। VCPL has an option to file return in a state will highest turnover, ये है ही नहीं भाई, हाईएस्ट टर्नओवर का कोई मतलब ही नहीं है, गलत है। तो हर एक स्टेट की आपको स्टूडेंट सेपरेट रिटर्न फाइल करनी होगी, सेपरेट आपको रिटर्न फाइल करनी होगी हर एक स्टेट की। अब देखिए यहाँ पे VCPL is required to levy GST on rental charges, रेंटल चार्जेस पे GST लगाएंगे, तो only if the turnover of tenant exceeding the 20 lakhs, टेनेंट से हमें क्या करता है, only if the turnover is tenant exceeding 1.5 crore, only if the total rental charges collect in hand of the VCL exceeding 20 lakhs, ये तो अभी अपन बात करते हैं। Irrespective of turnover of the tenant or amount of the rental charges collect in the hand of the VCPL, इसको तो रेंटल लेना होगा, ये होगा जिससे अपन बात करें ना, क्योंकि VCPL का ऑलरेडी टर्नओवर क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है भैया, कर चुका है, तो वहां
बिजनेस के लिए कर रहा है काम तो उसे जीएसटी नंबर ले रखा है। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अगले को बिजनेस के लिए दे रहा है, फॉरवर्ड चार्ज में वो रेंट खुद कलेक्ट करेगा। द कंपनी ऑप्टेड न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन मुंबई अंडर ए रेंटल एग्रीमेंट एंड पेड एन अमाउंट ₹5 करोड़ एज ए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं लगेगा। The owner premises, the term of the rental agreement is 5 years. इसे कोई नहीं। कंपनी ऑल्सो डिस्पेच द एडवर्टाइजमेंट, डिस्पेच कर रही है एडवर्टाइजमेंट मटेरियल वर्थ ₹35 लाख फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। महाराष्ट्र कहां जा रहा है? गुजरात। तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया मल्टीप्लेक्स फॉर अपकमिंग मूवी बाय वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट थॉट रोड इन दिस नंबर। द कंपनी क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। इनपुट क्लेम भी ले लिया, अच्छी बात है। आईटीसी ले ली, आईटीसी लिया है। Such advertisement material time of receipt of the Maharashtra. The rate of tax applicable on inward or outward supply is 18%, 9%, 9% unless otherwise specified. जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। तो देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे, यहां पर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट करेगा आपके। तो मैंने आपको बहुत सारी सिचुएशन बनाई थी। तो ये फॉरवर्ड चार्ज की बात है क्योंकि सप्लायर कौन है? रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट आपके जो भी हो। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर ये जो खुद ले रहा है बिल्डिंग्स किराए पे ले रहा है, तो ऐसे केस में वहां पर उसे टैक्स कलेक्ट करना होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑफ द टेनेंट। टेनेंट के टर्नओवर से हमें कोई मतलब नहीं है। द अमाउंट ऑफ रेंटल कलेक्शन चार्जेस कलेक्ट इन द हैंड ऑफ वीसीपीएल, उसको आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि सीधी सी बात है खुद का टर्नओवर उसका बहुत ज्यादा है, खुद का टर्नओवर बहुत ज्यादा है। अब सामने वाले का टर्नओवर कम भी है तो भी इससे क्या करना होगा? टैक्स जमा कराना पड़ेगा। बिजनेस में यूज हो रहा है। ये देखो आप, मैं लगा देता हूँ इसके लिए सिचुएशन डिफरेंट रेंटल इनकम के लिए जितनी अच्छे से अच्छी सिचुएशन हो सकती है ना, मैंने सब बना के लगा रखी है। आप तो इसको देख लेना, उसमें सारा कवर हो जाएगा। मैं यहाँ लगा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। मैंने क्लास में करा रखी है आपको मॉड्यूल 1 चैप्टर 3 सारी सिचुएशन कवर्ड है इसमें। यदि आप ये देख लोगे तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं निकलेगा। ये बना रखी, ये सिचुएशन देख लेना, आपको सब इसमें कवर्ड हो जाएंगी। एक एक सिचुएशन कवर्ड है। क्लास में करा रखी है सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन बनाकर क्लास में सॉल्व करा रखा है। किस परिस्थिति में क्या होगा, किस परिस्थिति में टैक्सेबल होगा, किस में नहीं होगा, सारी सिचुएशन आपके इसमें कवर देंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉट पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन। मनी की डेफिनेशंस जैसे अपन पढ़ कर रहे थे तो मैंने कहा कंसीडरेशन में कवर्ड ही नहीं होती क्योंकि रिफंडेबल है। तो जैसा रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वैल्यू आपके कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है। नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई के लिए एबीसी टेस्ट देखे थे। A4 एक्टिविटी जो सेल्स है, ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लीज है, लाइसेंस है, रेंटल है और डिस्पोजल है। ये 8 आइटम होनी चाहिए। बी था बिजनेस में होनी चाहिए और सी था कंसिडरेशन होना चाहिए। तो जब कंसिडरेशन नॉट ए कंसिडरेशन है तो नॉट ए सप्लाई। सप्लाई नहीं तो जीएसटी लगी नहीं था। तो मैं आपको बताता था एबीसी टेस्ट सप्लाई के लिए अपन देखते थे ना। सप्लाई के लिए
A4 एक्टिविटी, B4 बिजनेस, C4 कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन ही नहीं है। P4 कहाँ होनी चाहिए? बिजनेस में होनी चाहिए। C4 कंसिडरेशन। तो ABC टेस्ट आपके दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन द VCPL, तो यहां पर आपकी कंसिडरेशन उसे नहीं मानी जाएगी। तो कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी के लायबल भी नहीं होगा। तो जीएसटी इज पेबल ऑन द डिपॉजिट अमाउंट बाय द ऑनर, नहीं पे करना है, पेबल नहीं। जीएसटी इज पेबल ऑन द डिपॉजिट अमाउंट नहीं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी बाय द ऑनर और VCL। हाँ, जीएसटी इज पेबल इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ओवर द टर्न ऑफ द रेंट। ये जीएसटी लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो कंसिडरेशन ही नहीं है। तो जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी भी नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट इसमें कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, नॉट ए सप्लाई। सप्लाई नहीं तो जीएसटी क्यों लगेगा? ये मैंने आपको करा रखा है। अब आते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन। VCPL is for the advertisement matter sent from the Maharashtra office to Gujarat office. He is the distinct person. Schedule 1 जैसा अपन बात करते हैं, महाराष्ट्र है, और दूसरा गुजरात ऑफिस। इज द डिस्टिंक्ट पर्सन जब ट्रक से सामान गया बाय रोड, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा है, दोनों जगह ऑनर एक है, तो हिज कॉल्ड द डिस्टिंक्ट पर्सन। ये हो गया डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, और दोनों जगह का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे। तो दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, यहां का रजिस्ट्रेशन भी सेपरेट होगा और ये भी रजिस्ट्रेशन सेपरेट है। तो कवर्ड इन शेड्यूल 1 सप्लाई मानी जाएगी ना इसको, शेड्यूल 1। कंसिडरेशन तो होगा नहीं दोनों जगह, तो डीम्ड सप्लाई अपन इस कंसिडर मान लेंगे। और इस केस में यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर यानी ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ गुड्स टू और मूवमेंट ऑफ गुड्स between distinct person। तो सप्लाई बन जाएगी। जीएसटी स्विच आ चुका। अब यहां पर देखो, आपके खुद को खुद बिल तो रेज करेगा नहीं, तो नॉट लायबल टू इश्यू एनी डॉक्यूमेंट एज ट्रांजेक्शंस बिटवीन एंटिटी हैविंग द सेम पेन। नो डॉक्यूमेंट इश्यू होगा, गलत। लायबल फॉर इश्यू ओनली डिलीवरी चालान, नो। लायबल टू इश्यू ओनली बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई तो आपको पता है एग्जम्प्टेड सप्लाई या फिर कंपोजिशन सप्लाई के अंदर होता है बिल ऑफ सप्लाई। एग्जम्प्टेड और कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई होता है। ये तो आईटीसी लिया है भैया, आईटीसी क्लेम किया है इसने आईटीसी क्लेम कर रखा है, तो कैसे होगा ये? तो होगा ही नहीं। लायबल टू जनरेट टैक्स इनवॉइस, हाँ टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, करेक्ट है, टैक्स इनवॉइस। एज वेल एज
ई वे बिल रिक्वायर्ड होगा, करेक्ट है, टैक्स इनवॉइस, क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी टेकन, तो उसके लिए टैक्स इनवॉइस चाहिएगा और ई वे बिल चाहिएगा। जीएसटी के अंदर ई वे बिल, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 से ज्यादा है तो उसे ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो स्टूडेंट ये छोटा था पार्ट था आपके जीएसटी का, जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिया, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इस तरह से आरटी पे, मैंने कहा बेटा जो भी पढ़ा रखा है उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, आप मन लगा के पढ़ाई करो, सारे क्वेश्चन मैंने कहा आपके मैंने पीडीएफ से एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये एमसीक्यू दे रखा है, ये भी अपने पूरा करा दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।